Hello guys, we are starting with our next NEET chemistry for NEET, and over here we are going to go on to part 2. ठीक है, पार्ट 1 आई होप सब लोगों ने कर लिया है, तो अपने रजिस्टर्स और पेन्स लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं। हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे, हम लोग इसमें करेंगे इक्वलेंट मासेस किस तरह से हमने कैलकुलेट करने, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले उसमें भी बताया था पार्ट 1 में कि लिमिटिंग रिएजेंट में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम करेंगे। कैसे हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना होता है और उसके बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चंस को हमने हैंडल करना है। हम नॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मोलारिटी कर रहे हैं, मोलालिटी कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कर रहे हैं, और सबकी रिलेशंस शॉर्टकट्स भी कर रहे हैं कि किस तरह से हमको फाइंड करना है। अगर हमको एक कोई भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है या एक कोई भी एंटिटी दे रखी है, जैसे मोलारिटी दी है, तो उससे हम मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलालिटी से हम मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे ऐसे सब हेडिंग्स हैं जिसमें से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, सो आई एम बिगिनिंग विद दिस। आई टिल दैट टाइम आई हैव गिवन यू टाइम कि अपना रजिस्टर और अपना पेन्स जो हैं वो तैयार रखो। सो वी आर मूविंग ऑन टू पार्ट 2. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक विद ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ. नाउ इस पे दिस लॉ इज़ जनरली दैट इज़ यूज्ड फॉर मेटल्स ओनली, और इससे हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको स्पेसिफिक हीट दे रखी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट भी याद रखना कि स्पेसिफिक हीट कैलोरीज पर ग्राम में दे रखी होनी चाहिए। अगर वो किलो कैलोरीज पर केजी में दी है, सो योर फर्स्ट स्टेप वुड बी टू कन्वर्ट इट इनटू कैलोरीज पर ग्राम। ओनली देन ये वाला एक्सप्रेशन हमारा वैलिड होगा कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट दैट इज इक्वल टू 6.4. सो दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर मेटल्स. अब बेरिलियम, बोरोन, सिलिकॉन और डायमंड जो हैं वो एक्सेप्शंस शो करते हैं टू दिस लॉ, क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिक हीट्स है दे आर गोइंग टू डिक्रीज विद टेम्परेचर. ऑल्सो हेवियर द मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट, हेवियर द मेटल लेसर विल बी इट्स स्पेसिफिक हीट. तो अगर हम लोग Hg की स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं और हम कॉपर की स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं और हम एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं, तो वेट के साथ स्पेसिफिक हीट्स जो हैं वो डिक्रीज होती हैं. जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ही स्पेसिफिक हीट इज़ गोइंग टू बी लेस. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है इक्विवेलेंट मासेस. इक्विवेलेंट मासेस आपकी काफ़ी सारे चैप्टर्स में यूज़ होने वाले हैं, तो इस वाले टॉपिक को आप बहुत आराम से समझो, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस करेंगे. So we are going to classify it into two: equivalent mass in a non-redox reaction and equivalent mass in a redox reaction. So when we are doing equivalent mass in a non-redox reaction, तो उसमें हम लोग calculate कर सकते हैं equivalent mass of an element तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन द वैलेंस ऑफ एलिमेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है सोडियम का, तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, दैट विल बी एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट विच इज 23, और वैलेंसी Na की कितनी होती है 1. सो ओवर हियर द एटॉमिक मास विल बिकम इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास. यहाँ अगर हम लोग मैग्नीशियम का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम का इट वुड बी द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 और इसकी वैलेंसी इज 2. सो द इक्विवेलेंट मास ओवर हियर दैट विल बी इक्वल टू 12. So this is how you can calculate the equivalent mass of an element. If you want to calculate the equivalent mass of an ionic compound, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें आपको फॉर्मूला मास का यूज करना पड़ेगा. सो दिस विल बी फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड
So you have to take the formula mass of the compound upon the total charge on the cationic or the anionic part. वैसे हम लोग इसमें टोटल पॉजिटिव वैलेंसी लेते हैं, तो कैटाइनिक या एनाइनिक पार्ट का जो टोटल चार्ज है दैट ऑल्सो वी कैन टेक. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको NaCl का इक्वलेंट मास कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, 23 प्लस 35.5. टोटल पॉजिटिव चार्ज इज 1 डिवाइडेड बाय 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 58.5. Okay, so this is how you can calculate the equivalent mass of an ionic compound. फिर हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से आपको equivalent mass calculate करना है of an acid और base. ये सबसे common है equivalent mass of acid or base. So this is a very common thing. अब इसमें हम लोग जब अगर इक्वलेंट मास हम एसिड का कैलकुलेट करेंगे तो हम बेसिसिटी ऑफ एन एसिड को कंसिडर करेंगे. सो इक्वलेंट मास ऑफ एसिड दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिसिटी. सो बेसिसिटी आपको पता है क्या होता है, बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप HCl लेते हो तो HCl में बेसिसिटी विल बी टेकन एज 1. H2SO4 लेते हो देन द बेसिसिटी विल बी टेकन एज 2. H3PO4 ले रहे हैं तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3. बट अगर आप H3PO3 लेते हैं तो इसकी बेसिसिटी हो जाती है 2, बिकॉज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स इन दिस इज ओनली गोइंग टू बी 2. एंड इफ यू टेकिंग H3PO2 देन द बेसिसिटी दैट विल बी 1, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है दैट इज ओनली गोइंग टू बी 1. देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस. बेस का जो इक्विवेलेंट मास है दैट इज molar mass upon acidity. acidity क्या हो गई, number of replaceable OH negative ions. so अगर आप ले रहे हो for example NaOH तो इसकी जो acidity है that will be taken as 1. अगर हम ले रहे हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड इसकी acidity will be taken as 2. और अगर हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड then the basicity will be equal to 3. So this is how you calculate the equivalent mass of acids and bases. Then equivalent mass of acid salt कैसे हम calculate करते हैं. इक्वलेंट मास जो एसिड सॉल्ट का होता है दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एसिड सॉल्ट upon replaceable H atoms in it. सो सिमिलरली जैसे आपने एसिड्स के लिए रिप्लेसेबल H एटम्स कैलकुलेट करे थे, तो इस पे अगर हम लोग सॉल्ट ले रहे हैं तो सॉल्ट मीन्स कि अगर हमने ले लिया NaHCO3, दिस इज द सॉल्ट विच वी हैव, राइट. नाउ NaHCO3 में हमारे पास कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वी हैव ओनली 1. ओके. Or if we are taking NaHSO4, again this is the replaceable hydrogen is going to be 1, right. Then we can also calculate the equivalent mass of basic salt.
अब यहाँ पे आपने मोलर मास लेना है बेसिक सॉल्ट का, and we are going to divide it with replaceable OH groups in the basic salt. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, तो यहाँ पे 1 रिप्लेसेबल इज प्रेजेंट. अगर हम लोग ले रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल कितने हो गए? 2. एंड देन लास्टली, हाउ डू यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन? इक्विवेलेंट मास जो आयन का होता है, दैट इज फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन आयन. चार्ज ऑन आयन. तो ये तो सारे हो गए हमारे पास, जितने भी हमारे पास इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट किया है ऑफ नॉन रिडॉक्स चेंजेस. But if we have to calculate the equivalent mass of an element in a redox change, then that will be equal to molar mass upon number of electron exchange. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव टेकन KMnO4. सो KMnO4 में यू हैव टू सी कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है. वी नो दैट इफ यू लुकिंग एट द रिडॉक्स रिएक्शन ओवर हियर, तो MnO4 नेगेटिव इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Mn2 पॉजिटिव. ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखो इसकी कितनी है, इट इज +7 और यहाँ पे +2, राइट. सो दिस इज द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम. तो इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? There is a decrease in oxidation number, so reduction is taking place, +5 electrons. So you have to consider the molar mass of KMnO4 and divide it by 5, right? So you should know कि किस तरह से आपने redox change में number of electron exchange calculate करना है, right? So this is one. And अगर हम इसको basic medium में करते हैं, तो MnO4 negative is converting into MnO2. So यहाँ पे the oxidation state is +7 और यहाँ पे oxidation state is +4. So how much electron exchange is taking place? +3 electrons. So आपने molar mass KMnO4 का लेके 3 electrons है तो 3 के साथ divide कर देना है. So that is how you will calculate the equivalent mass of an element in a redox change. Then we come to a very very important topic, which is the limiting reagent. इसमें से मैंने देखा है कि काफ़ी सालों से एक क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें से ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं. सो लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं, प्लीज़ बच्चों थोड़ा सा आपने इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि किस तरह से आपको लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो फाइंड करना है, राइट. अब लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या हो जाता है? एनीथिंग विच इज़ लिमिटिंग, जो कि ख़त्म हो गया, that is going to be the limiting reagent. जैसे for example अगर हम लोग we are burning fire, तो हमारे पास wood है, तो wood के साथ जब भी हम लोग उसको burn करेंगे तो ऑक्सीजन की presence में that is going to burn, isn't it? Now that can keep burning जब तक हमारे पास wood present है, because if we are looking at oxygen is going to be in abundance. तो जैसे ही वुड ख़त्म होगी वैसे ही हमारे पास क्या ख़त्म हो जाएगा? द burning of the wood that is going to stop. So if the burning of the wood is going to stop, the reaction is going to end. So limiting reagent इसमें क्या हो गया? The limiting reagent is going to be the wood and the access reagent is going to be the oxygen which is present.
स्टोक्योमेट्री से ये थोड़ा सा डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये, बिकॉज इसमें आपको दोनों रिएक्टेंट्स के बारे में दिया गया होता है, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट्स का आपको वेट जो है वो दिया गया होगा. सो यू नो दैट इज व्हाट यू विल कम टू नो कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन जो है वो करना है, राइट. सो लिमिटिंग रिएजेंट इज वन थिंग विच इज very very important. So let's take an example. First of all, limiting reagent क्या हो गया? The reactant which is lesser in quantity. In a reaction, that is going to be the limiting reagent. Like for example, अगर हम लोग ले रहे हैं एक reaction 2H2 plus O2 to give us 2H2O, तो ये भी gaseous है, ये भी gaseous है और ये भी gaseous है, ठीक है. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम लोगों ने रिएक्शन शुरू करी तो इसके 10 मोल्स प्रेजेंट है और इसके 7 मोल्स प्रेजेंट है. तो ऑन इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन वाटर के 0 मोल्स प्रेजेंट होंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इफ यू कैन सी ओवर हियर, 2 moles is reacting with how many moles of oxygen? 1 mole of oxygen. So 10 moles will react with 1/2 into 10, which is equal to 5 moles of oxygen. So हमें बेसिकली कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? हमें 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, करेक्ट. नाउ और हमारे पास कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 7 मोल्स. तो एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया? दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन, एंड द लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी, what is the limiting reagent over here? That is going to be hydrogen, right? So after the reaction, then what is happening when we are going to this after the reaction? तो after the reaction हमारे पास ऑक्सीजन के 2 मोल्स बच जाएंगे, ठीक है. सो 5 मोल्स आपको ऑक्सीजन के चाहिए. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ oxygen left after the reaction, that will be equal to 7 minus 5, which is equal to 2. And the limiting reagent over here would be हाइड्रोजन. सो हमने एग्जाम्पल में ऑलरेडी करा कि जो प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे बनता है, करेक्ट. तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है? 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. इफ यू वांट टू सी द रिएक्शन वंस अगेन, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रहा है, तो 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें कितने मोल्स ऑफ वाटर देगा? 10 मोल्स ऑफ वाटर. Now if the answer is in grams, so you can calculate or you can convert this 10 moles of water into grams. So number of moles, that is equal to weight given upon molar mass. Number of moles कितना है? 10. और water का molar mass होता है 18. That is going to be the weight of water, which is 180 grams. So limiting reagent के questions थोड़े से आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट वाले जो हमारे पास आएगी नीट 3, उसमें वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है. सो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस, अगेन गाइज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ देम. नॉर्मैलिटी आपको पता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution. Mathematically it is denoted by n. It will be equal to equivalent mass of the solute
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो अगर आप इसको कर सकते हो इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास? वी ऑलरेडी डन कि इक्विवेलेंट मास हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट आपने को लेना है। तो इक्विवेलेंट मास अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है तो इक्विवेलेंट मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मास ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज द वेट गिवन, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। वीव ऑलरेडी सीन कि इक्विवेलेंट मास हमको कैसे कैलकुलेट करना है। Right, so this can be written as normality is equal to mass of the solute into 1000 upon equivalent mass of the solute into वॉल्यूम इन ml। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इधर आपके पास एक और चीज आती है विच इज द मिली इक्विवेलेंस। जनरली आई हैव सीन कि क्वेश्चंस जो आपको आएंगे वो आपको मिली इक्विवेलेंट आते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट, लेट्स सी व्हाट इज मिली इक्विवेलेंट। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट, milli equivalent of a solute that is equal to normality into volume in ml. So milli equivalent that is equal to mass of the solute, normality को हम लोग क्या बोलते हैं? that is mass of solute, volume और volume कट जाएगा, upon equivalent mass of solute into 1000. So this is how you can calculate the milli equivalence. Next we are going to go on to our next method to calculate concentrations, which is molarity. Molarity को हम define करते हैं as the number of moles of solute which is present in 1 liter of the solution. It is denoted by capital M. So that will be equal to weight of the solute into 1000 upon molar mass of the solute into volume in ml. ठीक है, सो अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोल दैट विल बी इक्वल टू molarity into volume in liter. So that will be equal to mass of the solute. We've already done this in our last class. Upon molar mass of solute. Okay, so then we go on to what do we understand by millimoles. अगर आपको millimoles calculate करने हैं तो millimoles will be equal to molarity into volume in ml. So molarity you can calculate by this method, W upon m into 1000, या अगर आपको डायरेक्टली ही मिलीमोल्स कैलकुलेट करने हैं तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मिलीलीटर्स में लिया है आपने तो W upon m into 1000, राइट। वॉल्यूम और वॉल्यूम जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सो मिलीमोल्स विल बी मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000। देन वी गो ऑन टू मोलालिटी। मोलालिटी को हम डिफाइन करते हैं एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इसको हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं। सो दिस इज weight of the solute upon molar mass of the solute into 1000 upon
the weight of the solvent in kgs. So WA, WB को हम लोग ले लेते हैं weight of the solute और A को हम लोग ले लेते हैं weight of the solvent. So if you want to calculate the mass of the solvent over here, कि आपको mass of the solution दिया है, तो remember mass of the solution ही नहीं put कर देना है, उसके लिए पहले आपको mass of solvent calculate करना है, which will be equal to mass of solution minus mass of solute. ओके ये गलती काफ़ी होती है कि फटाफट करना होता है तो आप लोग मास ऑफ सोल्यूशन पुट कर देते हो. तो बच्चों मास ऑफ सोल्यूशन नहीं पुट करना है, हमको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है पहले. ठीक है, देन वी गो ऑन टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन. जो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन है इसको हम एस के साथ डिनोट करते हैं, विच विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. Strength is also equal to normality into equivalent mass, and strength is also equal to molarity into molar mass. ठीक है, now if you want to do it in terms of percentage, sometimes the question can come कि in terms of percentage calculate करना है, तो percentage by mass which is also written as m by m, that is equal to mass of solute upon mass of solution इंटू 100. सेकेंडली हम लोग को दे रखा होता है परसेंट बाय स्ट्रेंथ. परसेंट बाय स्ट्रेंथ में हम लोग वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं, और वी कैन राइट इट एज V by V, which is equal to volume of solute upon volume of solution into 100. ठीक है, या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम, which is mass by volume. So इस पे आपको mass of solute लेना है पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है. And into 100. So this is how you can calculate the strength in terms of percentage. Now next we want to come to mole fraction. Mole fraction एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सॉल्यूशंस में भी आपके यूज़ होता है. क्लास 12 वाला जो चैप्टर है तो उस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहते हैं इसमें. तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय x. सो इफ यू टेकिंग अ बाइनरी सॉल्यूशन ए बी, इसकी मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, इसकी मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, तो एक्स ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज एन ए प्लस एन बी. XB will be equal to number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. Right? And please remember that XA plus XB, that is always equal to 1. Unitless quantity है mole fraction. And lastly, we are going to come to certain short tricks to calculate one of the concentrations if other is given.
So we're going to go on to relation between molarity and molality. मोलालिटी को हम स्मॉल m के साथ डिनोट करेंगे और मोलारिटी को हम कैपिटल M के साथ डिनोट करेंगे, और जो मोलर मास है दैट वाज गोइंग टू बी टेकन एज m2. नाउ सपोज क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दे रखी है, सो एक्सप्रेशन वुड बी डेंसिटी अपॉन मोलारिटी which is equal to 1 upon m plus m2 upon 1000. So यहाँ पे rho is going to be density and m2 is going to be molar mass of solute. Right? Next expression is going to be relation between molality and mole fraction. So again molality को small m से और mole fraction को x से. So molality that is equal to 1000 into x2 upon m1 x1. अब यहाँ पे x2 जो है that is mole fraction of solute, x1 is mole fraction of solvent, and m1 is the molar mass of solvent. And then we're coming to the last expression of today's class, relation between molarity and mole fraction. So molarity is equal to 1000 rho x2 upon m1 x1 plus m2 x2. ठीक है, तो अब आपको टर्म्स यहाँ पे पता है, रो आ गई डेंसिटी, x2 आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x1 आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, m1 आ गया molar mass of solvent, and m2 is molar mass of the solute. So this is all about today's class guys. If you have any problems, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे रखा है, आप उस पर अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूछ सकते हो. नेक्स्ट हमारा जो नीट 3 आएगा दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड.